नमस्कार, इस खास बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं रुचि शर्मा। यूएस कमोडिटी फ्यूचर्स ट्रेडिंग कमीशन के बाद बिटकॉइन, इथेरियम और अन्य सहित प्रमुख क्रिप्टोकरेंसी मार्केट रेगुलेटर ने बाइनेंस और उसके फाउंडर चैंगफेंग जाओ पर मुकदमा दायर किया है, जिसमें आरोप लगाया गया है कि एक्सचेंज ने जानबूझकर यूएस में अनरजिस्टर्ड क्रिप्टो डेरिवेटिव्स प्रोडक्ट की पेशकश की, जो फेडरल लॉ का वायलेशन है। उसी समय बिटकॉइन $27,000 से नीचे गिरा। साथ ही कॉइनबेस एक्सचेंज पर BTC USD ट्रेडिंग पेयर 17 मार्च के बाद से सबसे लोएस्ट पॉइंट $26,525 पर गिरता हुआ नजर आया। बिटकॉइन हाल ही में $27,200 के स्तर पर ट्रेड कर रहा था। ETH सभी उसी समय $1,710 के रिबाउंड से पहले $1,700 से नीचे गिर गया। विभिन्न क्रिप्टो प्रोजेक्ट्स की कीमतों में तेजी कटौती ने टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन को प्रभावित किया है। इस बीच पिछले 24 घंटों में ग्लोबल क्रिप्टो मार्केट कैपिटलाइजेशन 2.97% घटकर $1.13 ट्रिलियन हो गई है। क्रिप्टो मार्केट की कुल मात्रा 34.76% बढ़कर $42.43 बिलियन हो गई है। उस मात्रा में 8.66% को डीफाई के लिए जिम्मेदार ठहराया गया है और 90.29% को स्टेबल कॉइन्स के लिए जिम्मेदार ठहराया गया है। बिटकॉइन का डोमिनेंस दिन के दौरान थोड़ा कम होकर 46.24% हो गया है। दूसरी तरफ CFTC का दावा है कि बाइनेंस ने इसके साथ सही तरीके से रजिस्टर न करके अपने दायित्व को पूरा किया। शिकायत में बाइनेंस के फॉर्मर चीफ कंप्लायंस ऑफिसर सैमुअल लिन पर भी बाइनेंस के उल्लंघन में मदद करने और उकसाने का आरोप लगाया गया है। एजेंसी इल गॉटन गेन्स, सिविल मॉनिटरी पेनल्टीज, परमानेंट ट्रेडिंग, रजिस्ट्रेशन बैन्स और रेगुलेशंस के आगे उल्लंघन के खिलाफ परमानेंट इंजंक्शन के रीपेमेंट की मांग कर रही है। साथ ही BNB के खिलाफ मुकदमे ने कुछ क्रिप्टो संबंधित शेयर्स को कम कर दिया है। एक्सचेंज कॉइनबेस और बिटकॉइन माइनर मैराथन डिजिटल होल्डिंग्स के शेयर्स में 8% और 6% की गिरावट आई है। बता दें कि इथेरियम रोलआउट प्लेटफॉर्म आर्बिट्रम के ट्विटर अकाउंट को सोमवार को निलंबित कर दिया गया था। आर्बिट्रम फाउंडेशन ने कहा कि ट्विटर ने अकाउंट को गलती से फ्लैग किया और इसे कुछ घंटों के भीतर रीइंस्टेट कर दिया गया। व्हेल अलर्ट के अनुसार पिछले 24 घंटों में क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंजेस से वॉलेट में कई ETH ट्रांसफर हुए। $20 मिलियन मूल्य के 11,529 ETH को हाल ही में बिटफिनेक्स से ट्रांसफर किया गया था। इसके अलावा बिटफिनेक्स ने $23 मिलियन मूल्य के 13,341 ETH भेजे। कुछ घंटे पहले एक व्हेल ने 72,999 ETH को एक वॉलेट से दूसरे वॉलेट में $129 मिलियन में ट्रांसफर किया। ये देखते हुए कि दोनों वॉलेट में एसेंशियली आइडेंटिकल टोकन टाइप्स होते हैं, ये माना जाता है कि वे दोनों एक ही व्हेल के हैं। रेसिपिएंट वॉलेट ने तब कुल $145 मिलियन मूल्य के 83,000 ETH एक अनआइडेंटिफाइड वॉलेट में भेजे। साथ ही कॉइनबेस से 20,899 ETH, बाइनेंस से 12,499 ETH, कॉइनबेस से 21,451 और बिटफिनेक्स से 14,070 ETH सहित अधिक ETH ट्रांसफर भी व्हेल अलर्ट द्वारा रिपोर्ट किए गए थे। ब्लॉकचेन एनालिटिक्स फर्म सेंटिमेंट ने ट्वीट किया कि कई ऑल्ट कॉइन्स ने हाल ही में कई ट्रांजैक्शंस को एक्सपीरियंस किया है, जो कि रिस्पेक्टिव नेटवर्क के लिए साल में सबसे बड़ी है। ट्वीट के अनुसार मैटिक और Fetch.ai दोनों ने अपने नेटवर्क पर $40 मिलियन से अधिक का ट्रांजैक्शन देखा है। ट्वीट में ये भी कहा गया कि इन्वेस्टर्स और ट्रेडर्स को डीसेंट्रलैंड, डाई, इम्यूटेबल और द सैंडबॉक्स पर नजर रखनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने कुछ बड़ी व्हेल मूव्स की भी मेजबानी की थी। संबंधित न्यूज में कॉइन मार्केट कैप के अनुसार पिछले 24 घंटों में ग्लोबल क्रिप्टो मार्केट कैप 2.95% बढ़ गई। 24 घंटों की इस वृद्धि ने टोटल क्रिप्टो मार्केट कैप को प्रेस टाइम में लगभग $1.18 ट्रिलियन तक बढ़ा दिया है। जेफरी हुआंग ने ब्लर NFT मार्केट से टोकन की हार्वेस्ट करने का प्रयास किया है, लेकिन $4.2 मिलियन तक के नुकसान का उन्हें एहसास भी हुआ है। बता दें कि जेफरी हुआंग एक सीरियल एंटरप्रेन्योर, सॉफ्टवेयर टाइटन और माची बिग ब्रदर के रूप में क्रिप्टो करेंसी क्षेत्र में जाने जाने वाले गायक भी हैं। प्लेटफॉर्म पर उपयोगकर्ता के पार्टिसिपेशन के बदले में दिए गए ब्लर टोकन अर्न करने के लिए ब्लर पर ट्रेडर्स ने बड़ी मात्रा में NFT की खरीद और बिक्री को अंजाम दिया, जिसे फार्मिंग वॉर्स भी कहा जा सकता है। रिपोर्ट के अनुसार हुआंग ने अब तक 1.85 मिलियन ब्लर टोकन खरीदे हैं। उन सभी को एवरेज $0.71 में बेचा है। उन्होंने अगले महीने आने वाले एयरड्रॉप में और अधिक प्राप्त करने की आशा में $0.61 की एवरेज प्राइस पर एडिशनल 350,000 ब्लर टोकन खरीदे। बता दें कि फिलहाल उनकी कीमत केवल $188,807 की है।
अपनी ब्लफ फार्मिंग स्ट्रैटेजी के हिस्से के रूप में हुआंग को इतिहास में सबसे बड़ा NFT डंप बनाने के लिए भी कहा गया है, जिन्होंने 1000 से अधिक NFTs को $20.6 मिलियन में बेचा है। उनका वॉलेट $438,000 की बैलेंस राशि दिखा रहा है। दुनिया की कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट के तीसरे सबसे बड़े मैन्युफैक्चरर XCMG कंस्ट्रक्शन मशीनरी को लिमिटेड ने ZenSpark टेक्नोलॉजीज PTE लिमिटेड और कन्फ्लक्स, दो लीडिंग पब्लिक ब्लॉकचेन नेटवर्क्स के साथ सहयोग की घोषणा की है। ये अलायंस ब्लॉकचेन और Web3 टेक्नोलॉजी का उपयोग करके नए ग्लोबल यूज केसेस का पता लगाने के लिए किया गया है। उनके सहयोग से XCMG, कन्फ्लक्स और ZenSpark टेक्नोलॉजी PTE लिमिटेड इंटरनेशनल मार्केट में ब्लॉकचेन और Web3 टेक्नोलॉजी के उपयोग के लिए नई पॉसिबिलिटीज तलाशेंगे। तीनों बिजनेसेस को ब्लॉकचेन के लिए नए यूज केसेस बनाने और XCMG के इनॉर्मस वर्ल्ड वाइड नेटवर्क, कन्फ्लक्स की कटिंग एज टेक्नोलॉजी और ZenSpark की फाइनेंस प्रोफिशिएंसी को मिलाकर Web3 की क्षमता की जांच करने की उम्मीद है। एपकॉइन कम्युनिटी ने एक प्रस्ताव पर वोट किया है जिसने इस विचार को खारिज करते हुए एक नई NFT सीरीज के क्रिएशन का सुझाव दिया है। एपकॉइन आर्मरी क्लब और एपकॉइन पेट क्लब दो NFT कलेक्शंस थे जिन्हें हर 20,000 NFT के लिए डिजाइन किया गया था। 83.95% वोटर्स ने प्रस्ताव को खारिज कर दिया। इसके फेवर में 10.01% कम्युनिटी थी। NFT को क्रिप्टो कम्युनिटी को फ्री में सौंप दिया जाएगा, जिसकी ओवरऑल कॉस्ट $168,000 होने का अनुमान है। NFT कलेक्शंस की मल्टी लिंक नेचर का मतलब है कि इसे दूसरे NFT और मेटावर्स प्रोजेक्ट से जोड़ा जा सकता है, जैसे कि अदरसाइड, डीसेंट्रलैंड और द सैंडबॉक्स। ऐसी ही एक संभावना जिस पर प्रस्ताव संकेत देते हैं वह ये है कि NFTs दूसरे मेटावर्स प्रोजेक्ट की 3D वर्ल्ड्स में प्रकट हो सकते हैं। पूरा प्रस्ताव NFT की इमेज को शोकेस करता है। प्रस्ताव का दावा है कि दोनों कलेक्शंस के सभी NFT कुछ अधिक रेयर फीचर्स के साथ अपने तरीकों से यूनिक हैं। युगा लैब्स, बोर्ड एप यॉट क्लब NFT के पीछे की कंपनी और गुची ने मेटावर्स फैशन वीक को शुरू करने के लिए एक अननेम प्रोजेक्ट पर अपने कोलैबोरेशन की घोषणा की। गुची के एक बयान के अनुसार इसका संबंध अदरसाइड मेटावर्स रोल प्लेइंग गेम से है। कार्रवाई की जा रही है क्योंकि NFT ब्रांड इनकम के नए सोर्सेज के लिए दूर दूर तक दिखते हैं, क्योंकि एक प्रोट्रैक्टेड बेयर मार्केट ने NFT ट्रेडिंग को दबा दिया है और राइवल NFT मार्केटप्लेसेस के बीच क्रिएटर की रेस ने क्रिएटर रॉयल्टी पे आउट्स को कम कर दिया है। यूरोप में एक सक्सेसफुल टेस्ट के बाद दुनिया के सबसे बड़े क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज बाइनेंस ने पिकासो को विश्व स्तर पर लॉन्च करने का फैसला किया है। 29 मार्च से 30 मार्च तक पिकासो को अब पहले आओ पहले पाओ के आधार पर एक्स्ट्रा 100,000 कस्टमर्स के लिए अवेलेबल कराया जाएगा, जिसमें करंट और नए दोनों यूजर्स शामिल हैं। प्रोफाइल फोटो की तरह एक इमेज अपलोड करके और क्रिएटिव प्रॉम्प्ट्स का इस्तेमाल करके पिकासो के यूजर्स AI के साथ बनाई गई एक पर्सनलाइज्ड इमेज को डेवलप, मिंट और अपना सकते हैं। पिकासो इमेज की इंटरैक्शन से इंस्पायर्ड है और बेस्ट आउटकम प्रोवाइड करने के लिए संकेत देता है, जिसे जरूरत पड़ने पर एक्स्ट्रा गाइडेंस के साथ आगे बढ़ाया जा सकता है। एक बार जब वे इमेज से पूरी तरह से संतुष्ट हो जाते हैं तो यूजर्स BNB चेन पर NFT के रूप में अपनी आर्टवर्क्स बना सकते हैं। इन NFT को तब प्रोफाइल पिक्चर के रूप में सेट किया जा सकता है, सोशल मीडिया पर साझा किया जा सकता है या किसी के वॉलेट में ट्रांसफर किया जा सकता है। 28 मार्च को DYDX कॉस्मोस द्वारा संचालित अपने ब्लॉकचेन का एक प्राइवेट टेस्टनेट डिप्लॉय करेगा, जो पहली बार कुछ थर्ड पार्टीज के लिए एक्सेसिबल होगा। डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज अब स्टार्कवेयर द्वारा बनाए गए लेवल 2 इथेरियम नेटवर्क स्टार्क EX के कॉस्मोस इकोसिस्टम में अपने खुद के एप्लीकेशन स्पेसिफिक ब्लॉकचेन्स में परिवर्तित हो रहा है। 5 स्टेज प्लान फाइनल रोल आउट से पहले ग्रेजुअल टेस्टिंग पर जोर देती है। एक्सचेंज ने अपनी सभी फंडामेंटल कैपेबिलिटीज को वेरीफाई करने के लिए स्टेज 2 में अपने खुद के डेवलपर्स के लिए इंटरनली एक टेस्टनेट चलाया। थर्ड स्टेज में व्हाइट लिस्टेड बाहरी कंपनियों के लिए एक प्राइवेट टेस्टनेट अवेलेबल कराया जाएगा, जो नेटवर्क वैलिडेटर्स के रूप में काम करेगी। फाइनल 2 स्टेजेस को देखते हुए एक्सचेंज का एम सितंबर में पूर्ण लॉन्च से पहले जुलाई में अपना पब्लिक टेस्टनेट शुरू करना है। इस प्राइवेट टेस्टनेट के दौरान DYDX वैलिडेटर्स के क्रिएशन और नेटवर्क अपग्रेड करने पर ध्यान केंद्रित करेगा। पॉपुलर क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज बिटगेट फ्यूचर्स और कॉपी ट्रेडिंग के लिए दूसरे ऑपरेशनल फीचर्स के बीच यूजर्स को अपने एसेट्स, लायबिलिटीज और लिक्विडिटी के इंडिपेंडेंटली वेरिफिएबल प्रूफ प्रोवाइड करने की योजना बना रहा है।
सोमवार के एक प्रेस स्टेटमेंट में बिटगेट ने कहा कि उनका महत्वपूर्ण कदम डिसेंट्रलाइज्ड डेटा वेयरहाउसिंग प्लेटफॉर्म स्पेस एंड टाइम के साथ एक नया स्ट्रेटेजिक कोलैबोरेशन बनाने के बाद आया है। एक्सचेंज के अनुसार इस कोलैबोरेशन के साथ बिटगेट एक डिसेंट्रलाइज्ड डेटा वेयरहाउस का इस्तेमाल करने वाला पहला सेंट्रल एक्सचेंज बन गया है, जो डेटा और कंप्यूटेशन के वेरिफिएबल टैम्पर प्रूफ ऑडिट ट्रेल की पेशकश करता है। हालांकि यूजर्स बिटगेट का प्रूफ ऑफ रिजर्व पेज देख सकते हैं। स्पेस और टाइम के कोलैबोरेशन से प्रूफ ऑफ अकाउंटिंग टूल ज्यादा ट्रांसपेरेंसी प्रोवाइड करता है। कस्टमर्स ये देखने में सक्षम होंगे कि POR और एक्सचेंज के ऑपरेशंस ऑन चेन और ऑफ चेन डेटा दोनों के विरुद्ध वेरिफिएबल है या नहीं। इस खास बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए 3.0 TV। Leading cryptocurrencies including Bitcoin, Ethereum and others plummeted after the US Commodity Futures Trading Commission, the market regulator, sued Binance and its founder, Changpeng Zhao, alleging that the exchange knowingly offered unregistered crypto derivatives products in the US, a violation of federal law. At one point in time, Bitcoin plunged below $27,000. The BTC USD trading pair on the Coinbase exchange dropped to $26,525, its lowest point since March 17. Bitcoin was recently trading at $27,200 levels. ETH, the second largest cryptocurrency, fell below $1,700 before recently rebounding to $1,710. The sharp cut in prices of various crypto projects has impacted total market capitalization. Over the last 24 hours, the global crypto market capitalization has decreased by 2.97% to $1.13 trillion. The total crypto market volume has increased by 34.76%, reaching $42.43 billion. Of that volume, 8.66% is attributed to DeFi and 90.29% is attributed to stablecoins. Bitcoin's dominance has slightly decreased over the day to 46.24%. The CFTC claims Binance evaded its obligation by not correctly registering with it. The complaint also alleges Samuel Lim, Binance's former chief compliance officer, aided and abetted Binance's violations. The agency is seeking the repayment of ill-gotten gains, civil, monetary penalties, permanent trading and registration bans, and a permanent injunction against further violation of regulations. The suit against BNB has sent some crypto-related stocks lower. Shares of exchange Coinbase and Bitcoin miner Marathon Digital Holdings slid by 8% and 6% respectively. In a response to the US government filing for stay, the federal judge paused Voyager's efforts to sell its assets to Binance US. Elsewhere, the Twitter account for Arbitrum, the Ethereum roll-up platform, was suspended on Monday. The Arbitrum Foundation said Twitter flagged the account in error. However, it was reinstated within a few hours.